Hello students, today's topic is general gas equation. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसैक्स लॉ, है ना। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो हम पढ़ेंगे जनरल गैस इक्वेशन। अब भाई साहब जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है? तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स बॉयल्स लॉ ने अपना लॉ बॉयल्स साहब ने अपना लॉ निकाला और चार्ल्स साहब ने अपना लॉ निकाला। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के कॉम्बिनेशन करने पर, दोनों को कंबाइन करने पर जो इक्वेशन हमें मिलता है उस जो इक्वेशन मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है ना। आइए उसको थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे होता है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स साहब ने क्या बताया? प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/P। कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे भाई साहब, इसको इधर, इसको राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लेट मान लिए, इक्वेशन 1। अब फिर सेकेंड स्टेप हो गया अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के हिसाब से क्या हुआ? उन्होंने क्या बोला था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, डेट V मीन्स वॉल्यूम, T मीन्स टेम्परेचर। वॉल्यूम जो है, किसी भी गैस का वॉल्यूम है वो उस गैस के टेम्परेचर, तापमान के सीधे समानुपाती होता है ना। तो इसको लेट मान लिया सेकंड इक्वेशन, ठीक ना। तब यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड भी है प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल, और P और T के बीच में रिलेशन है। तो क्या दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P एंड T। P प्रेशर, T टेम्परेचर। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? PV, और प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो डेट मीन C, उसको लेट मान लीजिए C और T। दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन, P मीन्स प्रेशर, B मीन्स वॉल्यूम, C क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, और T क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया। इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं जनरल गैस इक्वेशन। समझ गए ना? फिर से एक बार रिविजन करिए, जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है? ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को ऐड करने पर, एडिशन, दोनों का जो कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं तब हम लोगों को जनरल गैस इक्वेशन मिलता है। तो हम लोगों ने बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के अनुसार प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? V को ये राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इधर ले गए, और P को राइट हैंड साइड में लाए। तो इस तरह भी लिख देंगे इसको, इक्वेशन 1 लेट मान लिए। फिर चार्ल्स अकॉर्डिंग टू चार्ल्स के नियम के अनुसार वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, ठीक ना। और पहला दूसरा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा से हम लोगों ने क्या पता किया? V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P के भी होता है और T के भी होता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का होता है। फिर दोनों को कंबाइन कर दिए तो T/P लिख सकते हैं इसको। फिर P को इधर भेज दिए, किधर? लेफ्ट हैंड साइड में। तो PV मल्टीप्लिकेशन हो गया, P इंटू V, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई ना कोई वहाँ पर कांस्टेंट आएगा। ठीक है, क्लियर है? फिर
चले फिर आगे। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये डेरिवेशन पूछता भी है कभी कभी कि प्रूफ कीजिए पी वी बराबर सी टी या फिर पी वी बराबर एम आर टी। एम आर टी बता रहे हैं आगे, अभी पी वी बराबर सी टी बता दिए हैं, ठीक है ना। चाहे पूछ जाएगा कि ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन, ठीक ना, इसके बारे में पूछ जाएगा ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन, तो फिर आपको ड्राइव करना पड़ जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग, ठीक है। फिर पढ़ा, चलिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है? हम लोग जानते हैं लोग कि आइडियल गैस होता है, गैस आइडियल गैस। गैस के बारे में हम लोग जानते हैं, आइडियल किसे होता है ये आप लोगों को नहीं पता होगा कि आइडियल किसे करते हैं। आइडियल गैस वो उसे कहते हैं जिसके पास वॉल्यूम होता है, प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है, ठीक ना। और उन लोगों के बीच में जो इंटरमोलिक्यूल, जो उसका मोलिक्यूल्स होता है, उसके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स, मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स काम नहीं करता है, ठीक है। तो उस गैस को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस जो होता है वो बॉयल्स लॉ को भी फॉलो करता है, बॉयल्स लॉ को भी फॉलो करता है, बॉयल्स लॉ को भी फॉलो करता है, चार्ल्स लॉ को भी फॉलो करता है और गैलुसैक्स लॉ को भी फॉलो करता है। तो हम लोग जनरल गैस इक्वेशन का, हम लोग जो जनरल गैस इक्वेशन उसका क्या पढ़े हैं, पी वी बराबर सी टी। अब जब हम लोग यहाँ पर गैलुसैक्स लॉ भी आ गया, तो इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं पी वी बराबर सी को हम लोग लिख सकते हैं लोग आर। अरे भाई साहब कांस्टेंट है तो सी लिखिए, आर लिखिए, कुछ भी लिखिए, तो इसको हम लोग आर लिख दिए लोग। और जब हम लोगों के पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस अगर दिया होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब होता है भाई साहब क्या, पदार्थ का मोल का नंबर अगर रहेगा मेरे पास तो वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं किससे, एम से कर देते हैं उसको। तो ये एक हम लोगों के पास इक्वेशन आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। लेकिन हम लोगों को कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है, तो ये जो होता है आर, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। या यूनिवर्स में कहीं पर भी जाइए ये कांस्टेंट रहेगा, इसी वजह से यूनिवर्सल दिया हुआ है इसका। यूनिवर्स में कहीं पर भी जाइए, इसका मान जो है, इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहता है। और इसका वैल्यू जो है ये निकाला हुआ है, आर का वैल्यू जो होता है वो होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर का ये यूनिट होता है ना केल्विन। मोल सब्सटेंस का क्या होता है, मोल, और ये जूल। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना। और इस पूरे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। और आर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो एक और हम लोग कह सकते हैं लोग कि यह प्रेशर, वॉल्यूम, मोल और टेम्परेचर चारों के बारे में बताता है। मतलब कि इट इज़ द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, मोल एंड टेम्परेचर। रिलेशन मतलब संबंध। इस इक्वेशन से हम लोग क्या पता चला, प्रेशर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, और मोल के बारे में पता चला, मोल ऑफ सब्सटेंस के बारे में, और टेम्परेचर के बारे में। तो ये हम लोगों का हुआ
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे लोग आगे स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट, इसको हम लोग बोलते हैं लोग विशेष ऊष्मा। अब ये समझिए क्या होता है, जैसे कि ये कोई भी कंटेनर में गैस रखा हुआ है अंदर, ठीक है, यहाँ से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं लोग। हीट मतलब इसको गर्म कर रहे हैं लोग फ्लेम पर। इसका कुछ भी वॉल्यूम होगा, ठीक ना। इसका कुछ भी टेम्परेचर होगा, मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। अब इस पूरा का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने पर, जैसे कि हम कर दिए इसको 11 डिग्री, तो अब इसका पूरा का टेम्परेचर कितना हो गया, 11 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस 11 डिग्री सेंटीग्रेड होने में, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज होने में, मतलब बढ़ने में कितना हम लोग इसको उष्मा दिए, कितना गर्म किए, उस उष्मा को, उस ऊर्जा को, उस हीट को हम लोग बोलते हैं लोग स्पेसिफिक हीट। तो इसका होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, it is the amount of heat required to raise the temperature through 1 degree। 1 डिग्री से किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जो हम लोग ऊष्मा उसको देते हैं, उसी ऊष्मा को हम लोग बोलते हैं लोग विशिष्ट ऊष्मा। ठीक ना। इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ, देखिए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, यह ऊष्मा की वह मात्रा है, इसका हिंदी बता रहे हैं, रिक्वायर्ड टू रेज, जिसका मतलब कि रिक्वायर्ड क्या, मतलब ज़रूरत पड़ता है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ इट्स यूनिट मास। इसका मास मान लीजिए कि हम लोग यूनिट है, मतलब 1 है इसका मास, थ्रो 1 डिग्री, 1 डिग्री टेम्परेचर को रेज मतलब बढ़ाने में जितना रिक्वायर्ड, उस रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत होता है किसका, हीट का, तो उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं लोग स्पेसिफिक हीट। ठीक ना। अब स्पेसिफिक हीट के बारे में आप लोग समझ गए कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। अब स्पेसिफिक हीट जो है वो भी 2 टाइप से होता है गैस के लिए। एक जो होता है पहला, वो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब। और दूसरा होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जब उसका वो स्पेसिफिक हीट जब उस गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तब 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट का आवश्यकता होता है, उसे हम लोग बोलते हैं लोग स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब कि ये सेम है, सिमिलर ही है। यहाँ पर मास थ्रो 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख देना, तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा। और फिर ऊपर से लिखते हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ इट्स यूनिट मास थ्रो 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर लिख देंगे, तो इसका हो जाएगा। ठीक ना। तो इस दोनों के बारे में समझ गए। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो गया, सिर्फ यहाँ पर बस जोड़ देना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर पूछेगा तो कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर लिख दीजिएगा लोग। ठीक है। क्यू, इसका इक्वेशन एक है क्यू, डेट मीन्स हीट को क्यू से डिनोट करते हैं। इसका क्या होता है, इसका बीच में एम सी भी T2 माइनस T1, एम हो गया क्या, मास, सी भी जो होता है ये कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को सी भी से डिनोट करते हैं लोग। और T2 हो गया
हायर टेम्परेचर और T1 हो गया लोअर टेम्परेचर। T1 हो गया हायर टेम्परेचर और T1 हो गया लोअर टेम्परेचर। ठीक है ना। तो ये इसके बीच का रिलेशन होता है, मतलब इसका एक इक्वेशन होता है कि इसका हीट निकालने के लिए इसका ये फॉर्मूला होता है। ये होता है सी भी मतलब सी भी हो गया स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसका भी सिमिलर उसी तरह होता है क्यू डेट मीन्स हीट। इसका इक्वेशन अगर इसका चाहे इसका वैल्यू निकालना होता है तो एम सी पी T2 माइनस T1 T2 माइनस T1। सिमिलरली वही है, CP को सिर्फ यहाँ पे बोलते हैं लोग स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। T2 इज क्या हो गया हायर टेम्परेचर, हायर मतलब उच्च तापमान और लोअर मतलब निम्न तापमान। तो हम लोग जानते हैं लोग हीट हायर से लोअर के बीच में फ्लो करता है, इस वजह से इस दोनों के बीच में माइनस किए हैं लोग। ठीक है, तो T2 माइनस T1, तो इस दोनों के बीच में का रिलेशन हम लोग पता हो गया, यही दो रिलेशन होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि CP और CB में कौन बड़ा होता है। तो CP इज ग्रेटर देन CB। CP का जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है CB से। ठीक है, ये इस दोनों के बीच में एक रिलेशन है। पूछ देगा कि कौन किससे बड़ा होता है, तो CP का वैल्यू हमेशा बड़ा होता है। अब आगे पूछता है कि ये दोनों स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। देन रिलेशन मतलब संबंध, रिलेशन बिटवीन CP एंड CB, क्या रिलेशन है। तो CP माइनस CB इजकल टू R, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है VBI। CP और CB का जो माइनस किया जाता है तो उसका वैल्यू R क्या हुआ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर में से जब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को जो माइनस करेंगे तो हम लोगों को R मिलेगा। R डेट मीन्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब R जो है तो सब हम लोग क्या सबको CB से डिवाइड कर देते हैं, तो CP बाई CB माइनस CB बाई CB बराबर R बाई CB। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना, CB से दोनों साइड डिवाइड कर दिए, तो CP बाई CB होता है गामा माइनस ये दोनों कट के 1 इक्वल टू R बाई CB। और ये जो गामा है, गामा इस चीज़ को हम लोग गामा बोलते हैं, गामा को हम लोग बोलते हैं लोग एडियाबैटिक इंडेक्स। एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स क्या होता है, CP माइनस CB, डेट मीन्स गामा बराबर होता है CP डिवाइडेड बाई CB। ठीक है ना, ये भी एक रिलेशन है इनके बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं लोग एडियाबैटिक इंडेक्स। इसका वैल्यू होता है इन एयर गामा इजकल टू 1.4। इट इज़ यूनिटलेस, ये इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक ना, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, गामा अगर सिर्फ हम लोग को निकालना रहे तो क्या करेंगे भाई साहब, गामा इजकल टू 1 प्लस R बाई CB, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, फिर समझ गए ना फिर क्या क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन दोनों जो स्पेसिफिक हीट है उसके बीच का रिलेशन ये होता है CP माइनस CB इजकल टू R। ठीक है, अब दोनों साइड में हम लोग CB से डिवाइड कर दिए, तो CP बाई CB, CB बाई CB, R बाई CB। अब इस दोनों को हम लोग बोलते हैं लोग क्या, एडियाबैटिक इंडेक्स, जिसको हम लोग गामा से डिनोट करके गामा माइनस 1 इजकल टू R बाई CB। देन गामा इजकल टू 1 ये है -1 लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो इधर प्लस हो जाएगा। एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं इसको, जो गामा से डिनोट करते हैं। गामा इजकल टू CP बाई CB, गामा का वैल्यू इन एयर
नॉर्मल इसका जो वैल्यू होता है गामा इक्वल टू 1.4 होता है, ठीक है। और ये तो भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीपी हमेशा बड़ा होता है, सीपी हमेशा बड़ा होता है सीबी से। अब कैसे, अब गामा इक्वल टू सीपी बाई सीबी हो गया, तो अगर ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सीपी बराबर क्या हो गया, गामा इंटू सीबी, गामा इंटू सीबी हो गया। इसका मतलब सीबी अकेले सीपी जो है वो अकेले सीबी गामा से मल्टीप्लाई हो रहा है तब इसके बराबर हो रहा है, एक गामा से मल्टीप्लाई हो रहा है तब इसके बराबर हो रहा है। इसका मतलब इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका वैल्यू कम है, ठीक है। फिर ठीक है, अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, फिर अगले टॉपिक पे फिर हम लोग मिलते हैं लोग। थैंक यू।